नमस्कार, मैं आरुषि एप्सेक टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम एक बुक समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। बुक का नेम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास। इस बुक में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या हम यहाँ से सीख सकते हैं जिससे हम अपने जीवन में उतारें, वही सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अकॉर्डिंग टू गौर गोपाल दास, जीवन को चलाने के लिए 4 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, या यूं कह लीजिए कि अगर जीवन एक गाड़ी है तो उसे चलाने के लिए 4 पहिए जरूरी हैं। वही इसमें डिस्कस किया गया है। बुक के प्लॉट की बात करें तो यह एक कॉन्वर्सेशन है गौर गोपाल दास और उनके फ्रेंड के बीच में, जहाँ पे उनका फ्रेंड लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछता है और गौर गोपाल दास उसका आंसर करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर। यहाँ मुझे ये लगता है कि कोई भी इंसान अगर अपने जीवन के एक्सपीरियंस के बेस पर कुछ बुक लिखता है तो हमें उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं उसने जो भी आज तक सीखा है उसका सार सब कुछ निचोड़ के इस बुक में रख देता है। तो आइए देखते हैं कि इस बुक से हम क्या सीखेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको ये दिखाना चाहूंगी कि बुक कुछ इस तरह से दिखती है। आप चाहें तो मार्केट से इसे परचेज कर लें। पहला पहिया अगर बात करें या पहली इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो वो है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ के बारे में वो क्या कहते हैं, हमें क्या सिखाते हैं, आइए देखते हैं। हर एक चैप्टर के बाद आपको एक छोटी सी समरी देखने को मिलती है इस बुक में, तो मैं आपके लिए वो समरी रीड करूंगी या उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो शुरू करते हैं पहले चैप्टर की समरी के साथ। फर्स्ट चैप्टर की समरी में ऐसा कहा गया है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तब भी आप एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रख के उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इनर स्ट्रेंथ ला सकते हैं, और वो इनर स्ट्रेंथ मिलती है आपको ग्रेटिट्यूड से। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है उस समय भी आप ये सोचें कि इस टाइम ऐसी क्या चीज़ है जो पॉजिटिव है और उस पर मैं फोकस कर सकता हूँ और वहाँ से मुझे स्ट्रेंथ मिले, तो हम अपनी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए एक स्ट्रेंथ कलेक्ट कर पाते हैं और हमारी लाइफ ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और हमारी फैमिली या हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ हैं, तो वहाँ से हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। उसको यूज़ करके उस टाइम क्या पॉजिटिव हमारी लाइफ में ईश्वर ने हमें दिया है, आगे बढ़ें तो हम उस प्रॉब्लम को इजीली फेस कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की समरी में गौर गोपाल दास कहते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ में एक ब्रेक लें, एक पॉज लें और फोकस करें कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अच्छी हो रही है या किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हैं इस मोमेंट में, तो यह हमारे लिए अच्छा होगा। हमारी लाइफ में कितने सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करते हैं। तो अगर हम ऐसा करें, एक पॉज लें और अच्छी चीज़ों पे फोकस करें, तो हम अच्छा महसूस करेंगे। इन्होंने कहा है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए आपको थैंक यू से शुरुआत करनी पड़ेगी। हर एक छोटी चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको मिली है उसके लिए हम अगर थैंक यू या धन्यवाद कहना स्टार्ट करें तो हम अपने जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। गौर गोपाल दास कहते हैं, ग्रेटिट्यूड इज नॉट मेरली एन इमोशन, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ विच कैन बी लर्न्ड एंड प्रैक्टिस्ड। यह जीवन जीने की एक कला है, यह एक जीवन जीने का तरीका है। अगर हम इसे सीख लें तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में गौर गोपाल दास कहते हैं कि हमारी लाइफ में दुख इसलिए होता है कि कभी कभी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हम जबरदस्ती उसे कंट्रोल करने का सोचते हैं। ये चीज़ें हमारे लिए दुख लेकर आती हैं। यहाँ उन्होंने कहा कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ 2 रास्ते हैं। एक, आपके पास उसका सलूशन है, दूसरा आपके पास उसका सलूशन नहीं है। जब सलूशन है तो परेशान होने की क्या बात है, और जब सलूशन नहीं है तो भी आप परेशान होकर क्या कर लेंगे। तो अननेसेसरीली जब हम जबरदस्ती किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का सोचेंगे तो हम दुख ही पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। नेक्स्ट चैप्टर की समरी में जो लाइन आने वाली है वो मुझे बहुत ही पसंद आई, और अगर मैं इस पूरी बुक को केवल एक लाइन में कहना चाहूँ तो वो मुझे यही लगी। तो आइए सुनते हैं वो लाइन क्या है। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। इस लाइन को आप ध्यान से सुने और फिर आपको इसका क्या मतलब समझ आता है उस पर ज़रूर विचार करें। तो आगे चलते हैं। उन्होंने कहा है कि हम अगर ये मान लें कि अल्टीमेटली एक ऐसी पावर है या ईश्वर है जिससे कि हम खुद को कनेक्ट कर पाएं, तो हम काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे अपनी लाइफ में। अगर हम इस चीज़ पर विश्वास कर लें कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है, जो हमसे बड़ी है, अगर हम उसके सानिध्य में चले जाएं तो हम
अपने जीवन में काफी सारी शांति लेकर आ सकते हैं। अब उस हाईएस्ट पावर से कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें से उन्होंने कहा है कि मुझे जो सबसे ज्यादा हेल्प करा है वो तरीका ये है कि मैं मंत्र मेडिटेशन करता हूँ। उसके थ्रू मैं उस ईश्वर से, उस हाईएस्ट पावर से खुद को कनेक्ट कर पाता हूँ। हर मनुष्य के लिए तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम सभी इसमें विश्वास रखें कि ईश्वर है और वो ही सब कुछ चला रहा है, उनसे हम अपना इनर कनेक्शन फील करें, तो हम अपने जीवन में काफी खुश रह सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अब बात करेंगे नेक्स्ट व्हील की, व्हील 2, दैट इज रिलेशनशिप्स। उन्होंने कहा है कि वी मस्ट बी सेंसिटिव विद आवर वर्ड्स एंड एक्शन। हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले, कोई भी शब्द कहने से पहले यह सोचना होगा कि वह सामने वाले पर क्या इम्पैक्ट करेगा। हमें सेंसिटिव होना पड़ेगा, हमें दूसरे के बारे में सोचना पड़ेगा। आजकल लोग बहुत इनसेंसिटिव हो रहे हैं, वो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते, लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि कहीं ना कहीं ये हमें भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि किसी ना किसी लेवल पर हम सब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और अगर मैं किसी को दुखी कर रही हूँ तो कल वह दुख लौट कर मेरे पास जरूर आएगा। इसलिए कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ड यूज करने से पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि सामने वाले को इससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सेंसिटिविटी को हम अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। वे कहते हैं कि सेंसिटिविटी प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने जीवन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनके साथ भी सेंसिटिव रह पाएं तो निश्चित ही आप मनुष्य के साथ भी सेंसिटिव रह पाएंगे। यहाँ उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई है कि वो एक बार अनजाने में एक बकेट को किक कर देते हैं और कोई मंक आके उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक बकेट ही है। उन्होंने कहा कि अगर आप एक बाल्टी के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं तो जीवन में जो लोग आपके मिलने वाले हैं उनके साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे। तो यहाँ से उन्होंने सीखा कि अगर हम चीज़ों को भी अच्छे से ट्रीट करने लगें तो हम थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, हम लोगों को भी और अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पे अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सुधार कर अपनी लाइफ को सुधारने की बात बताई गई है। अगले चैप्टर की समरी में ऐसा कहा गया है कि हम लोगों में क्या देखते हैं यह भी काफ़ी कुछ निर्धारित करता है। अगर सरल शब्दों में समझना चाहें तो यहाँ उन्होंने 5 चीज़ें बताई हैं कि किस तरह से ह्यूमन का नेचर वेरी करता है, किस किस तरह के लोग होते हैं। तो पहली तरह के लोग तो ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ बुरा ही दूसरों में देखते हैं और उसको और बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं, लेकिन अच्छे को नहीं देखेंगे, सिर्फ बुरे पर ही फोकस करेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अच्छा भी देखते हैं और बुरा भी देखते हैं, लेकिन दोनों ही केस में न्यूट्रल रहते हैं, उनको किसी से या अच्छे से या बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद की कैटेगरी में आते हैं वो लोग जो कि अच्छा भी देखते हैं और बुरा भी देखते हैं, लेकिन बुरे को नेग्लेक्ट करके अच्छे पर फोकस करते हैं। और लास्ट कैटेगरी में उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ अच्छाई को ही देखते हैं और उसे मैग्नीफाई कर देते हैं या उसे बड़ा करके समझ पाते हैं। तो यहाँ उन्होंने कहा कि लास्ट कैटेगरी में पहुँचना किसी भी मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है कि हम किसी में भी सिर्फ अच्छाई ही देखें, बुराई ना देखें। यहाँ वे कहते हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए 4th स्टेज पे पहुँचना सबसे ठीक है, जहाँ की हम अच्छाई और बुराई दोनों को देखें, लेकिन बुराई को नेग्लेक्ट करके अच्छाई पर फोकस कर पाएं। आगे वो कहते हैं कि जो 4th स्टेज है वहाँ पर पहुँचना भी मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं। अगर हम कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करें उस डायरेक्शन में और अपने आप को वैसा बनाने का सोचें, तभी हम वैसा कर पाएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी की ओर, जहाँ उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी को फीडबैक दें, करेक्टिव फीडबैक, जैसे कि अगर मुझे किसी में कुछ बुराई लगी तो मैं उसे सुधारने के लिए कहूँगी, हर कोई ऐसा करता है। तो उन्होंने कहा कि फीडबैक देते हुए बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना पड़ेगा हमें। हम किसी में कोई कमी देखते हैं और एकदम से उसे टोक देते हैं कि ये गलत है, इसे ऐसे ठीक कर लो, ये गलत है, ये ऐसे, आप ऐसे सही कर सकते हो। लेकिन फीडबैक देने का भी अगर एक हम पर्टिकुलर वे फॉलो करें तो सामने वाले की भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचेगी और वह खुद में सुधार भी ला पाएगा। यहाँ उन्होंने कहा है कि कोई भी करेक्टिव फीडबैक देने से पहले हमें 4 क्वेश्चंस पे सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। तो पहला है कि क्या मैं राइट पर्सन हूँ ये कहने के लिए। दूसरा, क्या जो मेरा उद्देश्य है कहने का वो एकदम सही है। और तीसरा, क्या मैं सही तरह से सामने वाले को समझा पा रहा हूँ कि यहाँ गलती है और आप ऐसे सुधार सकते हैं। और चौथा, कि क्या ये
सही समय है ये कहने का। अगर हम इन चीज़ों पे विचार करके और फिर कोई फीडबैक दें, फिर किसी सिचुएशन पे रिएक्शन दें, तो हम काफ़ी हद तक उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में फॉरगिवनेस की बात कही गई है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से हमें दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना सीखना चाहिए। इस पे हम एक वीडियो भी बना चुके हैं, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखिए। यहाँ गौर गोपाल दास कहते हैं कि फॉरगिवनेस एक सीखने वाली चीज़ है, और अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ हम किसी को क्षमा करना चाहते हैं या हम किसी से नाराज़ हैं तो कैसे उसे क्षमा करें, तो हम इन अगर पॉइंट्स पे विचार करें तो हमें आसानी होगी। पहला पॉइंट वो कहते हैं, लुक बियॉन्ड द सिचुएशन। सिचुएशन से थोड़ा हटकर, परे होकर देखिए। सेपरेट द एपिसोड फ्रॉम द पर्सन। तो वहाँ ये बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आप ये ना कहें कि आप गलत हो या मैं गलत हूँ। हमें ये देखना चाहिए कि हम दोनों, हो सकता है अपनी जगह पर सही हो सकता है कि सिचुएशन ही रॉन्ग हो। तो हमें उस रॉन्ग सिचुएशन से डील करना है, ना कि खुद को या किसी और को गलत साबित करना है। थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं, हायर पर्पस। हमें ये देखना होगा कि जिस इंसान से हमारा कोई विवाद है या जिसे हमें क्षमा करनी है, एक्चुअल में हमारा रिलेशन उसके साथ कैसा है। हो सकता है कि आपका कोई बहुत अच्छा मित्र हो और किसी बात पर आप दोनों में अनबन हो गई, तो आपको अपनी उस मित्रता के रिलेशन को देखना चाहिए कि किस तरह से आप दोनों ने कितने अच्छे मोमेंट साथ में शेयर किए हैं। उसको देखते हुए आप उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे बहुत पसंद आया, वो है जस्टिस। वो कहते हैं कि अगर किसी ने कोई दंडनीय अपराध किया है तो उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, ताकि सोसाइटी के सामने एक एग्जाम्पल सेट हो सके। नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने कहा है कि हमारे इंटरेक्शंस, हमारे एसोसिएशंस, हमारी कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें ऊपर भी लेके जा सकते हैं और ये हमें एक डाउनफॉल भी दे सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर किसी भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड व्हील की, और वो है वर्क लाइफ। हम सभी कहीं ना कहीं वर्क लाइफ में एक कंपटीशन फील करते हैं। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि जो कंपटीशन है वो हेल्दी होना चाहिए। अब हेल्दी कंपटीशन कैसे हो सकता है? हमें कंपटीशन किसी और से ना करके खुद से करना चाहिए। हमें खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी से जेलस फील करना चाहिए या कोई भी मन में एनवी लानी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर की समरी में वो कहते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी वर्क लाइफ का भी। हमें यह जानना चाहिए कि हमारा जो लाइफ का उद्देश्य है, हमारा लाइफ का मीनिंग है, वो क्या है। हम किस पर्पस के लिए जी रहे हैं और किस पर्पस के लिए हमें काम करना चाहिए। हमें वो एरिया सेलेक्ट करने चाहिए जहाँ हमें वर्क करना है। अननेसेसरीली अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करके एक अगर राइट डायरेक्शन में हम अपनी एनर्जी को लगाएं तो हम वो अचीव कर पाएंगे जो कि हमारा एम है या गोल है। यहाँ उन्होंने इकिगाई के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात की है कि आप जिस चीज़ को करते हैं क्या वो एक्चुअल में आपका पर्पस है। उसके लिए उन्होंने बुक के लास्ट में एक वर्कशीट भी दी है। नेक्स्ट चैप्टर में वो कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हमारी वर्क लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि कुछ मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में ऐसे हैं कि जो इंसान स्पिरिचुअल है वो वर्क लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि जो स्पिरिचुअल हो गया उसकी इच्छाएं खत्म हो गई, या वो कुछ अचीव करने की इच्छा ही नहीं रखता, तो वो आगे बढ़ने के बारे में कैसे सोचेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है कि आगे बढ़ना हमें हमेशा सोचना चाहिए, और स्पिरिचुअलिटी हमें ये सिखाती है कि आगे बढ़ने का जो उद्देश्य है वो अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है और मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ, मैं ईश्वर में विश्वास रखती हूँ, मैं उनका ध्यान करती हूँ, तो मैं यह देखूंगी कि मैं आगे बढ़ के भी क्या अच्छा कर पाऊँ। मुझे आगे तो बढ़ना है लेकिन अच्छा करने के लिए। और सेम जगह पे अगर मैं यह सोचने लग जाऊं कि मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है, खूब सारी मनी गेन करनी है, खूब सारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ें मुझे गेन करनी है, सिर्फ यह सोचूं और उससे भला किसी का नहीं करना, तो यह चीज़ गलत है। तो उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है कि हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने का हमारा असली उद्देश्य क्या है, दूसरों की हेल्प करना, वो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम स्पिरिचुअल हो गए तो हम अपनी लाइफ में या वर्क लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअलिटी और वर्क लाइफ के बारे में उन्होंने एक बहुत अच्छी कहानी भी सुनाई है, जो कि मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि हमें स्पिरिचुअल होने के साथ साथ हमारे जीवन में जो हमें लोग मिल रहे हैं,
कुछ लोग अच्छे भी होंगे, कुछ लोग बुरे भी होंगे, और बुरे लोगों के साथ कैसे डील करना है यह भी एक सीखने की चीज़ है, और यह भी हमें सीखना चाहिए वर्क लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हर जगह केवल अच्छे ही लोग हमें मिले ऐसा आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर की समरी में उन्होंने 3 बातें बहुत अच्छी बताई हैं कि हमारी लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, विचार, आचार और प्रचार। इन तीनों पे अगर हम फोकस करें तो हम अपनी लाइफ में और बेहतर कर पाएंगे। विचार, क्या फिलॉसफी या कौन सी चीज़ है जिस पे मैं बिलीव करती हूँ, किस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, वो है विचार। उसे मैं फॉलो करूँ, उसे मानूँ। देन आचार, आचार का मतलब उस चीज़ को मैं अपने जीवन में उतारूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई अच्छी चीज़ सीख रहे हैं तो सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा, उसे जीवन में कैसे उतारना है यह भी हमें आना चाहिए। फिर है प्रचार, हम किसी अच्छी चीज़ को सीखें, पहले उसे अपने जीवन में उतारें और फिर उस अच्छी चीज़ का प्रचार करें, तो यह एक मीनिंगफुल लाइफ हमारे लिए हो जाएगी। 4th और लास्ट व्हील है सोशल कंट्रीब्यूशन। उनके अकॉर्डिंग लाइफ सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए, सेल्फ सेंटर्ड जीवन जीने का भी कोई फायदा नहीं। हमारे सोसाइटी को लेकर भी कुछ दायित्व हैं और उन्हें हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कैंडल और आइसक्रीम का। कुछ लोगों की विचारधारा ये है कि लाइफ एक आइसक्रीम है और जब तक वो पिघले उससे पहले उसे एंजॉय कर लो, लेकिन गौर गोपाल दास बताते हैं कि जीवन एक मोमबत्ती की तरह होना चाहिए। पिघल तो वो रहा ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों को उजाला भी दे रहा है। तो हम अपनी लाइफ को आइसक्रीम से लेके मोमबत्ती तक कैसे लेके जा सकते हैं वो उन्होंने बताया है। यहाँ वो कहते हैं कि सोशल कंट्रीब्यूशन हम अपनी फैमिली से छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करके धीरे धीरे उस सर्कल को एक्सपेंड करके उसे सोसाइटी तक लेकर जा सकते हैं। हर एक एक्शन राइट होना चाहिए, राइट इंटेंशन के साथ होना चाहिए और राइट मूड के साथ होना चाहिए। वे कहते हैं कि सेवा धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है और हम सभी को उसे निभाना चाहिए, और जब हम सच्चे शब्दों में सेवा में लिप्त हो जाते हैं तो वहीं हम ईश्वर के साथ खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और दूसरों की खुशी से हमें खुशी मिलने लगती है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो हमें अपने दायित्व समाज के प्रति भी पूर्ण करने चाहिए। इसी के साथ बुक एंड होती है और बुक के कवर पे एक चीज़ लिखी है जो कि बहुत अच्छी है, इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। स्टॉप गोइंग थ्रू लाइफ, स्टार्ट ग्रोइंग थ्रू लाइफ। तो आपको कैसी लगी ये बुक समरी, और इसी तरह की और बुक समरी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वो कौन सी बुक है जो आपको पसंद है और उसकी बुक समरी आप सुनना चाहते हैं, तो मैं वो बुक आपके लिए लेकर ज़रूर आऊँगी। इसी आशा में धन्यवाद।